हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ के लिए इस क्लास में 40 प्रश्न है। इन 40 प्रश्नों में आपको यूपी स्पेशल से प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में करंट अफेयर के 14 से प्रश्न इस क्लास में हैं और मैथ और रीजनिंग के भी 13-14 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। निश्चित इस बार आर ओ में सफलता देखने को मिलेगी। क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 101 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? कोई व्यक्ति जब तक उसे 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है। एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही लिखा हुआ है। एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल सकता है और कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए 30 वर्ष नहीं होता है, 35 वर्ष। यदि 35 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली है तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? गंगा, बिठूर, एका, टू आएगा। राप्ती नदी के किनारे पर गोरखपुर है तो बी का 4 लिख दीजिए। गोमती नदी के किनारे पर है जौनपुर। कौन सा शहर है? जौनपुर शहर है। और सई नदी के किनारे पर है प्रतापगढ़ तो डी का 3 आएगा। 2, 4, 1, 3 तो बी यहाँ पर आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, परंतु यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में नहीं है। सूर सरोवर रामसर स्थल कहाँ पर है? ये आगरा में है। आगरा में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और उत्तर प्रदेश में रामसर साइट कितनी है? करंट का प्रश्न है, 10 है। प्रश्न नंबर 104 है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में उत्पाद दिया गया है और सूची सेकंड में जिला दिया गया है। मिलान करना है। अच्छा प्रश्न है। यदि कोई भी एक पॉइंट पता है तो आंसर आप लगा जाओगे। लहसुन का उत्पाद करने वाला जिला है मैनपुरी तो यहाँ पर आप 1 को 2 से मिला दीजिए। प्याज का गाजीपुर, मिर्च का देवरिया, हल्दी ललितपुर जिला तो डी का 1 आएगा। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कोई भी पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगे उस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसको तो याद कर लेना है। हल्दी उत्पाद ललितपुर जिला। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जिला और उत्पाद ही दिया गया है। मुरादाबाद पीतल का सामान, प्रतापगढ़ कालीन दिया गया है और ये गलत हो जाएगा। कालीन के लिए भदोही आता है और प्रतापगढ़ जिले में आंवला आएगा इसके लिए तो बी राइट था। नेक्स्ट देख लीजिए। बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 106 है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में उद्योग है और सूची सेकंड में स्थान दिया गया है। सीमेंट उद्योग चूरक 1 का 3 आएगा। कागज अभी आया है, सहारनपुर जिला है तो यहाँ पर बी आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर, सी का 4 फर्नीचर बरेली, डी का 2
3 1 4 2। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। आरओ पैटर्न पर ये क्लास है, तो यहाँ पर भी आपको मिलान ही करना है और सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। पीतल का सामान मुरादाबाद, ए का थर्ड आएगा। ए का थर्ड देख लीजिए, ऑप्शन बी में है। बी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में हवाई अड्डा है और सूची सेकंड में नगर दिया गया है। बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये प्रयागराज इलाहाबाद में है। तो एक अच्छा रहेगा। चकेरी कानपुर, हिंडौन गाजियाबाद, वन आएगा। फुर्तसगंज रायबरेली, तो 2 आएगा। 4 3 1 2। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में लोकगीत दिए गए हैं और सूची सेकंड में गायन का अवसर यहाँ पर दिया गया है। तो आप मिलान कीजिए। सोहर हमने आपको कई बार बताया, ये क्या है? संस्कार गीत है। तो डी का 1 आएगा। रसिया ये आप जानते ही हो, ब्रज का लोकगीत है ये, तो सी का 2 आएगा। कजरी, कजरी आपका विवाह एवं मौसमी लोकगीत है ये, तो बी का 3 आएगा। चेती, चेती लोकगीत है परंतु यह मौसमी गीत है, तो ए का 4 आएगा। इन दोनों को ध्यान से याद रखना है कि कजरी जो है विवाह एवं मौसमी लोकगीत है और चेती केवल मौसमी गीत है। तो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिलान संबंधी ही प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। कनक भवन जो कि अयोध्या में है, एक अच्छा रहेगा। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट, बी का 3। कालिंजर दुर्ग बांधा, सी का 2 आएगा। देवा शरीफ बाराबंकी, डी का 1। 4 3 2 1। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सभी जो है सही आंसर कर रहे होंगे। अब हम जो है मैथ के प्रश्नों को यहाँ से लगाएंगे कि ये भी सिलेबस का हिस्सा है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा और सभी को जो है लगाते हुए चलिएगा भाई। कह रहा है 2/5 और 1/5 के बीच 2 परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में 2 परिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रश्न में आपको विकल्प की भी हेल्प लेनी होगी क्योंकि ऑप्शन देखने से कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है। तो चलिए करते हैं इसको हल। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5 और फिर यहाँ पर लिख लीजिए 1/5। ऑप्शन देख रहे हैं हम किस प्रकार करेंगे इसको। ऑप्शन में यहाँ पर देखिए 4/15 है, यहाँ पर 4/15 है। पहले इन दोनों से ही हम थोड़ा सा रिलेशन बना लेते हैं। माइनस का 1/3 यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस का 4/15 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप इन सभी का एलसीएम ले लीजिए ताकि सब बराबर हो जाए। एलसीएम आ जाएगा 15, तो पहले वाले में आप 3 से गुना कर लीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा। इसमें आप 5 से गुना कर लीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा और इसमें आप 3 से गुना कर लीजिएगा तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर हो गया 6/15, यहाँ पर हो गया 5/15, यहाँ पर हो गया माइनस के 4/15, यहाँ पर हो गया 3/15। जो जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी ही छोटी होती है और जो जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी संख्या होती है। तो 5/15 और 4/15 ये वाले जो नंबर है यहाँ पर वो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए से ही प्रश्न का राइट आंसर लग चुका है। आप अन्य तरीके से भी इसको हल कर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे। नेक्स्ट सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। कुछ विद्यार्थी तो लाइक ही नहीं करते हैं रिक्वेस्ट के बावजूद भी। यदि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, तो भैया लाइक करने में क्या बुराई है। और जो विद्यार्थी बिना हिचक लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद भाई।
प्रश्न नंबर 112 है, दो संख्याओं का योग 10 दिया गया है, उनके वर्गों का अंतर 40 है, दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दो संख्याओं का योग 10 है, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का योग 10 दिया गया है और इनके वर्गों का अंतर 40 है। तो पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 40। ये दो वर्गों का है, आप इसको एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार आप इसको घटा दीजिएगा। 40 यहाँ पर लिख दीजिएगा और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 10। तो जैसे आप यहाँ पर 10 धरोगे तो यहाँ पर 40, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 10 से 40 को काटेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। तो जोड़ने पर हमको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, y से y कट जाएगा और 10 में आप 4 जोड़ेंगे 14, x बराबर 7 आ जाएगा। तो बड़ी वैल्यू हमसे पूछा है, जब x बराबर 7 है तो छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर 3 हो जाएगी। तो बड़ी वैल्यू पूछा था, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और भैया आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे कि इनके वर्गों का अंतर 40 दिया गया है, तो आप जो है बड़ी संख्या ये है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 10 है योग। तो जैसे आप इनके वर्गों का अंतर करेंगे ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा। फिर आप 7 वाले ऑप्शन को ले लीजिए, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा और 3 जोड़ने पर 10 होता है, 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा। इनका अंतर कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 113 है, एक घन की एक भुजा 100% बढ़ा दी जाए तो घन का आयतन बढ़ जाएगा। ऐसे प्रश्न ही आयोग पूछता है। तो घन की एक भुजा 100% आप बढ़ा रहे हो तो घन का आयतन क्या होता है, 1 की पावर 3 होता है, क्योंकि आयतन इसने पूछा है। तो 100% आप बढ़ा रहे हो तो 100/100 कर लीजिए, काटेंगे कितना आएगा, 1/1 आएगा। यानी कि आप बढ़ा रहे हो तो 1 पे से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई ऐसे बढ़ाएंगे ना तो 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो आयतन होता है 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 कर दीजिए और 2 की पावर 3 कर दीजिए। तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही आएगा और यहाँ पर आएगा 8। अब आप देख लीजिए 1 पे से 8 हो रहा है, तो यानी कि कितना बढ़ा है, 1 से 8 बढ़ा है, तो गुणा 100 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 800% हो जाएगा। आपके प्रश्न का भी राइट आंसर होगा। ऐसे आप इसको ईजिली तरीके से कर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। एक निर्माता किसी मशीन को 20% लाभ के साथ थोक विक्रेता को बेच देता है। थोक विक्रेता 10% के लाभ के साथ खुदरा विक्रेता को बेच देता है। खुदरा विक्रेता 15% के लाभ के साथ मशीन को 455.40 में ग्राहक को बेच देता है। निर्माता की लागत है। तो निर्माता की लागत बतानी है कितने रुपए हैं। हम जो है इस प्रश्न में किसी मशीन को किसी ना किसी को बेच रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो निर्माता की लागत हमने x मान ली है, तो निर्माता की लागत हमने x मान ली है। 20% का लाभ हुआ है, 120 बटे आप 100 कर लीजिए। फिर 10% का प्रॉफिट हुआ है, 110 बटे आप 100 कर लीजिए। फिर 15% का हुआ है, 115 बटे आप 100 कर लीजिए। और बेचा कितना में है, 455.40 में। अब आप इसको कटिंग के माध्यम से हल कर लीजिएगा। भाई यहाँ से आप पॉइंट हटाइए, कितना जाएगा नीचे 100 से आप 100 काट दीजिए। यहाँ पर आप 1 0 से 1 0 हटा दीजिए, 1 0 से 1 0 हटा दीजिए। तो जैसे ही आप इसकी कटिंग करेंगे, अगर मैं कटिंग करूँगा थोड़ा लंबा समय लग जाएगा, तो कटिंग करने के बाद में x बराबर आपके पास 300 रुपये आ जाएगा। 300 रुपये आ जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। मैंने जब इसको हल किया था तो यही आंसर आ रहा था और यही आपका भी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न नंबर 115 है, 425 को 4 पुरुषों 5 महिलाओं एवं 6 बच्चों में 9:8:4 के अनुपात में बांटा जाता है। एक पुरुष का हिस्सा हमको निकालना है। पुरुष देख लीजिए, पुरुष का अनुपात हमारे पास ये रहा, यानी कि हमको 9x की वैल्यू निकालनी है। चलिए हल कर लेते हैं। 425 को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा
और 4 की गुणा आप सीधे 9 में कीजिएगा, 9 चौक 36x हो जाएगा। फिर 5 की 8 में करेंगे, ये 40x हो जाएगा। 6 की 4 में करेंगे, ये 24x हो जाएगा। 36x और 40x को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 60, और 60 में 40 जोड़ेंगे तो 100x हो जाएगा, बराबर 425। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 425 को आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 4.25 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब 9x का मान हमको निकालना है। तो 9 में आपको 4.25 की गुणा कर देनी है। तो 9 चौक 36, तो ये तो हटा दीजिए दोनों ही। जैसे आप इसकी गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, यहाँ पर 4, 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 चौक 36, 2 38, 38.25 ऑप्शन भी यहाँ पर आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पर हमको निकालनी है। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है, 9 से क्या होगा, तो वो तो वैल्यू यहाँ पर आएगी। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे तो ऐसे वैल्यू निकलेगी। 5 से 19 हो रहा है, 19 से 41 हो रहा है, 41 से क्या आएगा यहाँ पर, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इसने 5 पे से 19 हुआ है, तो 5 में 14 जोड़ा होगा तभी तो 19 हुआ है ना। 19 में आप कितना जोड़ें कि 41 हो जाए, तो यहाँ पर इसने 22 ऐड किया होगा, तब जा कर के ये 41 हो रहा है। 41 में क्या जोड़ें कि यहाँ पर हमको आंसर प्राप्त हो जाए। देखिए 14 पे से ये 22 हुआ है, यानी कि 8 इसने यहाँ पर इसमें जोड़े हैं। यदि 22 में आप 8 जोड़ दें, यानी 30 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, और ऑप्शन भी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित श्रेणी में छूटी हुई संख्या क्या है। तो 2 से 6 हो रहा है, 6 पे से कितना हो जाए यहाँ पर देखना पड़ेगा, और 20 पे से 30 हो रहा है, के लिए 4 बढ़ रहा है, और 20 पे से 30 होने के लिए 10 बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पर देखें, यदि हम 6 में 6 जोड़ दें, चलिए तो 12 हो जाएगा, और 12 में हम 8 जोड़ दें तो 20 प्राप्त हो रहा है, और 20 में 10 जोड़ दें तो 30 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 12, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है ये। किसी कूट भाषा में सिस्टर और कार को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। 6 नंबर यहाँ पर है, 6 नंबर को ए लिख रहा है, तो यहाँ पर ए लिख दीजिए आप। 5 को आर लिख रहा है, तो यहाँ पर आर लिख दीजिए, फिर आर लिख दीजिए। 4 को क्या लिख रहा है, ये 4 को ई लिख रहा है, तो आप ई लिख दीजिए। देख लीजिए कहाँ पर ये आंसर ऑप्शन ए में है। आगे भी आप इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, यदि इसको ये लिखा जाता है कूट के माध्यम से, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो नंबर डाल लेते हैं। आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, एक यहाँ पर बढ़ रहा है, तो सी पे से आप एक बढ़ा दीजिए, तो कितना आएगा, डी आएगा, और डी केवल ऑप्शन ए में ही है। ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चाहे तो आप इसको भी हल कर सकते हो। एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, यहाँ पर बालिका है, बालिका का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, मोहन यहाँ पर है, इसकी माता मेरी सास की, मोहन की सास की इकलौती बेटी हैं। तो मोहन की सास की यह इकलौती बेटी हैं। मोहन उस बालिका से किस प्रकार संबंधित है। मोहन की सास की इकलौती बेटी हैं इसकी माता, तो ये इसके क्या हुए, पिता हुए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इजी था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, 121 है,
राम 1 किमी पूरब दिशा में चलकर 5 किमी दक्षिण में चला जाता है। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो, यहाँ पर पूरब, यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण। इस डायगोनल मेथड से कर सकते हो, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। तो 1 किमी पूरब में जा रहा है तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। 5 किमी दक्षिण में जा रहा है तो 5 यहाँ पर लिख लीजिए। वहाँ से 2 किमी पूरब में चलकर अंत में 9 किमी उत्तर में जा रहा है तो 2 पूरब में जा रहा है और 9 उत्तर में जा रहा है। तो वह अपने बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो देखिए भाई, उत्तर जो है दक्षिण का अपोजिट होता है। 9 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं इसके ऊपर ही, जस्ट 4 आएगा। और यहाँ पर पूरब 1 है, फिर 2 है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? इसके ऊपर लिख लीजिए 3 आएगा। फिर कह रहा है वह अपने बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए ये वाली कंडीशन क्या बन जाती है आपकी? ये कंडीशन बन जाती है, ट्राइंगल वाली कंडीशन बन जाती है। तो यह कंडीशन बन जाती है त्रिभुज वाली। तो हमको विकर्ण निकाल देना है। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 25 हो जाएगा। 25 का क्या आएगा? 5 आएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए इस मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, राम 1 किमी पूरब दिशा में चलकर, 1 किमी है पूरब दिशा में चलकर 5 किमी दक्षिण में चला है। तो दक्षिण नीचे होता है और यहाँ पर 5 किमी चला है। वहाँ से फिर पूरब में 2 किमी चला है तो आप 2 इधर पूरब में चला लीजिए इसको। अंत में 9 किमी उत्तर में गया है तो 9 किमी यह है अंत में उत्तर में गया है। तो वह अपने बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये हमारे पास 2 है, यहाँ भी हमारे पास 2 हो जाएगा। और ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 9 है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 है। तो 9 में से 5 जाने पर 4 बचेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु से देखिए, यहाँ से कह रहा है ये 4 है और ये 2 और 1 3। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 25। और विकर्ण निकालना है तो 5 ही आएगा ना। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 122। 18/9/1977 को रविवार था। एक जोड़े का विवाह इस तिथि को हुआ। अगले 15 वर्षों में उनके विवाह की वर्षगांठ कितनी बार रविवार को पड़ेगी? आप इसको जो कॉपी पर आराम से हल कर लीजिएगा। 1970 है, कैसा वर्ष है ये? एक नॉर्मल ईयर है, ये साधारण वर्ष है ये। तो 15 वर्ष तक आपको काउंट करना है। ऐसे चलेंगे 1978, 1989, 1980, ऐसे करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर जो साधारण वर्ष होगा उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होगा और जो आपका लीप ईयर होगा उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। जैसे कि 1980 हमारा क्या है? लीप ईयर है तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। इस प्रकार से आप निकालते हुए चलेंगे। तो फिर आपको देख लेना है कितना बनेगा, फिर आपको डिवाइड कर देना है इन सब को 7 से। जो एक्स्ट्रा दिन होंगे, जो शेष बचेगा वो तो देख लीजिए कितनी बार डिवाइड हुआ है, वो देख लेना है कि 2 बार डिवाइड हुआ है तो आंसर हो जाएगा 2 बार जो रविवार पड़ेगा। ठीक है भाई, कॉपी पे करिएगा, लंबा प्रश्न यहाँ पर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में 9:30 प्रतीत होता है, सही समय ज्ञात कीजिए। तो घड़ी का प्रश्न है और इसने कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है कि वर्टिकल कहा है और ना ही हॉरिजॉन्टल इसने कहा है। अब तो ये और भी आसान हो गया है। तो हमारे पास ये छोटी सी ट्रिक होती है, इस माध्यम से हल करते हैं। 11:60 में से आप 9:30 को घटा लीजिए तो 2:30 बचेगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 124 है, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग उपस्थित हैं? यदि AB बराबर BC है और BC बराबर CD है, यानी सभी ये बराबर है, सभी आंतरिक कोण 90 है, तो इनके आंतरिक कोण से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल हमको कितने वर्ग उपस्थित हैं इसका चयन करना है। देखिए यहाँ पर ABCDEFG यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अन्य लिख लीजिए I
JKLMNOP ऐसे लिख लीजिए। अब आप देखेंगे इसको देख के यहाँ से यहाँ तक ये एक वर्ग है, फिर ये एक वर्ग है 2, और ये पूरा, यानी कि 3 वर्ग यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर है, तो टोटल हो जाएंगे 12 और एक ये पूरा कंप्लीट, तो कितने हो जाएंगे 13। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 नंबर डाल लीजिए और यहाँ पर 1 और 2 इसकी गुणा इसमें कर लीजिए, कितना आएगा 2 आएगा। फिर 1 की गुणा ही 3 में कर लीजिए, कितना आएगा 3 आएगा। फिर 2 की गुणा 4 में कर लीजिए, 8 आएगा। तो 5 और 8 13, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 125 है। ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। ए बी से लंबा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ए जो बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। कौन बोला? ए। तो सी यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। डी ई से लंबा है, तो डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, तो बी यहाँ पर है, तो यानी कि बी यहाँ पर सेट हो चुका है। एफ से लंबा ई है, एफ से लंबा ई है परंतु डी जितना लंबा नहीं है, तो डी कहाँ जाएगा? हमारा यहाँ आ जाएगा। पूछा है इन सब में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा तो भाई सी है, जो सबसे आगे बैठा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ से करंट के प्रश्न हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के विषय में विचार कीजिए। इसे केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। युवाओं को काम करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संस्थान कोची एवं तिरुवनंतपुरम है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ये कह रहा है 1 सही है, 2 सही है, या फिर दोनों सही है। तो यहाँ पर 2 वाला कथन सही है। युवाओं को काम करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान कोची एवं तिरुवनंतपुरम है, ये सही है। भारत कौशल रिपोर्ट 2024, पहले वाला पॉइंट गलत है। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं अन्य संगठनों ने इसको जारी किया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। फरवरी 2024 में घोषित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2024 के विषय में कौन सा कथन सही है? सही का चयन करना है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2022 का विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर रहस्य बिहारी द्विवेदी को प्रदान किया गया है। महर्षि व्यास पुरस्कार प्रोफेसर आंजनेय शास्त्री को प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। ये फरवरी मंथ का है और 1 साल की करंट अफेयर जो ARO में पूछी जाती है, परंतु ये वो पर्सन है जिनको आपको स्किप नहीं करना है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। तो दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। भारत के दूसरे स्पेसपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में तमिलनाडु के तूतीकुड़ी जिले के तटीय गांव कुलाशेखरपट्टनम में रखी है। कुलाशेखरपट्टनम में रखी है। यह स्पेसपोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। कितना अच्छा प्रश्न है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ARO वाली करंट अफेयर इस क्लास में आपको देखने को मिलेगी। चलिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। संघीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए 47.4
6 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। तो ये अंतरिम बजट से प्रश्न है और इतना ही प्रस्तुत किया था उन्होंने। कथन नंबर 2, 2024-25 के लिए सरकार की कुल प्राप्तियों में 37.02% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का है। पूंजीगत प्राप्तियों का है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही यहाँ पर कथन सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। 30 जनवरी 2024 को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसको आप कर लीजिए 2024। 30 जनवरी 2024 को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जारी किया गया था। इस सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। इसमें 182 देशों को स्थान प्रदान किया गया। इस सूचकांक में सबसे ईमानदार देश का दर्जा डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हमको सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये दूसरे वाला गलत है। यहाँ पर 182 नहीं 180 आएगा। 180 देशों को स्थान प्रदान किया गया था। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। डेनमार्क इसमें सबसे ईमानदार देश है और भारत का स्थान इसमें, तो इस प्रकार यहाँ पर सी आंसर राइट होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण लिंक्ड ब्रांड किसने जारी किया? इसको जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 132 है। वर्ष 2024 में भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई के बीच हुआ है। इसकी अध्यक्षता भारत इस सत्र की अध्यक्षता पहली बार कर रहा है। तो ये तो सभी का राइट हो जाएगा, सी राइट है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है और हमने आपको बताया था भी 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने की है और इसको जरूर याद रखना है, नई दिल्ली में की है 21 से 31 जुलाई के बीच। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 133 लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2024 में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। सत्य कथन का चयन करना है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी आंसर रहेगा। शुरुआत 1954 में हुई थी और वर्ष 2024 में ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है इसमें 5 व्यक्तियों को एक ही वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न नंबर 134 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद में बनाया जा रहा है। इस संग्रहालय की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद में है और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने, किसने बोला? किशन रेड्डी ने इसकी आधारशिला रखी थी। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करंट के ऐसे प्रश्न है इनको स्किप नहीं किया जा सकता। आप देख लीजिए पेपर अगर हमारा होता आज की डेट में तो ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं और आगे भी मिलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इनको स्किप नहीं किया जा सकता। आप देखिए कितने प्रश्नों का आप आंसर सही सही कर रहे हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन किया है। इस संस्थान का उद्घाटन गोवा में किया गया है। सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है। कि छोटी सी गलती, क्या इतनी गहराई से भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं? 2 फरवरी नहीं होगा, यहाँ पर 6 फरवरी होगा। बाकी पॉइंट सभी सही लिखे हुए हैं। ज़्यादा ही गहराई में ये प्रश्न इसने यहाँ पर पूछ लिया है। प्रश्न नंबर 136 है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, उत्तर प्रदेश की योजना है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का मुख्य फोकस किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और इसका मुख्य फोकस जो है किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना को 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रारंभ किया गया है। तो आंसर ऑप्शन सी है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 137 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 फरवरी, पहला पॉइंट है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है। इस योजना में देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ लॉन्च किया गया है। असत्य कथन का चयन करें। इस प्रश्न में कोई भी कथन असत्य नहीं है, डी राइट आंसर होगा। सभी यहाँ पर सत्य लिखे हुए हैं और प्रश्न हो जाएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया गया है। 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली का लक्ष्य रखा गया है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त भी प्रदान की जाएगी। प्रश्न नंबर 138 है, संघीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार को सर्वाधिक कर प्राप्त होता है? आयकर, निगम कम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, माल और सेवा कर और अन्य कर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयकर से कितना प्राप्त हुआ है? 19%। सर्वाधिक कर इससे प्राप्त हुआ है 19%। जीएसटी और अन्य उत्पाद से 18% है और निगम कर से 17%। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। तो सभी एक दूसरे के सामने सही सुमेलित है और ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, हमारी प्रत्येक क्लास को आप जरूर वॉच किया करो। जो भी क्वेश्चन लाते हैं अच्छे लाते हैं, कम समय की वीडियो होती है, देखने में कोई बुराई नहीं है, आपको हेल्प ही मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया। संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। सही का चयन करना है। करंट के प्रश्न हमने कराए हैं और हमने इन प्रश्नों में आपको आधे से अधिक प्रश्न जो करा रखे थे। आंसर हो जाएगा मंदिर। अच्छा प्रश्न था और बताया था हमने इसका शिलान्यास किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। दोस्तों 40 प्रश्न थे। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। लाइक नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि हम आपको 40 से 50 मिनट मेहनत करके तब इस तरह की क्लास उपलब्ध कराते हैं। यदि मेहनत करने के बाद भी वीडियो पर 100 से ऊपर व्यूज नहीं आएंगे तो फिर क्लास कैसे बनाई जाएगी? आप ही सोचिए। और जब आप लाइक करोगे, इसको शेयर करोगे तो फिर तो कुछ ना कुछ होगा और कंटिन्यू क्लास भी तभी जारी रखने में मज़ा आएगा। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? तो ऐसा मत कीजिएगा, सभी को लाइक शेयर करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।